हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैरियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यूपीएससी के पॉलिटी के पीवाईक्यू की सीरीज। तो आज का हमारा वीडियो है वो रहेगा ऑन 2019 यूपीएससी पॉलिटी पीवाईक्यूज। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ओके। सो पहला क्वेश्चन आप देखने जाओ तो इट्स रिगार्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना। दूसरा बोला है कि इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। एंड थर्ड, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और पूछा क्या गया कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो अगर आप देखने जाओगे क्लियर, तो देखो पहला अगर बात करूं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की, तो चार्टर एक्ट में सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो हम लोग यहां पे एंड कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना इसके अंदर कंपनी की ही मोनोपोली रहेगी फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स। क्लियर। सो आप देखने जाओ बेस्ड ऑन दिस, ये पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। ओके। सो अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो तो ऑटोमेटिकली निकल गया है। दूसरा देखो, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। तो यस, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में उन्होंने ये चीज तो बोला ही बोला है। एंड विद दैट ओनली वो यहाँ पे लेके आए थे क्रिश्चियन मिशनरीज को। ओके। उसके अलावा आप देखने जाओ इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 उन्होंने ये भी बोला है कि हर साल कंपनी जो है वो 1 लाख रुपीज पर ईयर स्पेंड करेगी टू प्रमोट द एजुकेशन इन इंडिया। क्लियर। एंड द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। एंड मेन चीज यहां पे ये आती है कि रेवेन्यूज इन इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में नहीं दिया गया है, ये आपको देखने को मिलेगा इन पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। क्लियर। सो बेस्ड ऑन दिस आप देखने जाओ 3 तो आंसर नहीं आता है, तो जस्ट एलिमिनेशन अप्लाई करो। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, A 1 and 2 ओनली। क्लियर। सो आप देखने जाओ तो यहाँ पे आपको होमवर्क क्या रहेगा कि आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भी पढ़ना है एंड आपको यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में भी आपको पढ़ने का रहेगा। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया introduced an article placing the election of the prime minister beyond judicial review। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन दी 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज बीन वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर आप इसका बैकग्राउंड देखने जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहला देखने जाओ, इसका आंसर यहाँ पे आएगा B 2 ओनली। सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। बट अब देखने जाओ तो ये पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इसका आंसर आता है 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। सो इन 1975 थ्रू 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यहां पे हमने ये प्रोविजन रखा था कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम and speaker, okay, these are not subject to judicial review। आप कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ओके। और पार्लियामेंट की एक कमेटी बैठेगी, वही इसको रिव्यू कर सकती है। अब देखने जाओ तो ये 39 जो है वो क्यों लाया गया था, तो इसका आपको बैकग्राउंड देखने को मिलता है इन दी इमरजेंसी। ओके। द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 imposed by then प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी,
क्योंकि आप उस टाइम पर देखना चाहो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। एंड बाद में अपनी चेयर बचाने के लिए इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी वो लेके आई थी विथ 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड स्पीकर कैन नॉट बी चैलेंज इन दी कोर्ट। एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे जो अपोजिशन थे उन्होंने यहाँ पे बोल सकते हो कि गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब उन्होंने आंदोलन प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया एंड दैट लेड टू द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन द कंट्री। क्लियर? सो इट इज नॉट 44th, इट इज 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। एंड यस, स्टेटमेंट नंबर 2 वो यहाँ पे 99th अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। तो 99th अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पे लेके आया था एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ओके, और ये जो एनजैक है वो ये कहता है कि अब से सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसको अपॉइंट करेगा एनजैक एंड वो कॉलेजियम सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा। एंड इसलिए बाद में 2015 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4:1 जजमेंट के थ्रू हमने ये एनजैक को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। क्लियर? एंड इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 इज राइट। इसका आंसर क्या आएगा? B2 ओनली। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The motion to impeach a judge of the Supreme Court cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges Inquiry Act 1968। देखो, सबसे पहले वो बात कर रहा है मोशन टू इम्पीच जज किसका? सुप्रीम कोर्ट को। फिर क्या बोला है? कैनॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखने जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ओके, तीसरा, द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। फोर्थ, if the motion of the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament, supported by the majority of the total membership of the house, and by not less than 2/3 members of the present and voting। Clear? And which of the following statement is or are correct? अब आप देखने जाओ, राइट, प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन देख के मेरे को बहुत लेंथी क्वेश्चन लगता है ये। यार इतने सारा क्वेश्चन है, जजेस इंक्वायरी एक्ट के बारे में पूछा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कैसे इसको यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो देखो यहाँ पे आप सिंपल एक लॉजिक लगाओ। क्लियर? हमको इतना पता है कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उसको आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। क्लियर? सो अगर मैं यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से अगर मैं जज को निकालता हूँ, व्हाट इज मीन बाय स्पेशल मेजोरिटी? मतलब वही है कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लियर? इसको हम बोलेंगे स्पेशल। तो बाय दिस मेरे को पता है कि स्टेटमेंट नंबर 4 तो सही है, मेरे को सिर्फ यही लॉजिक पता है। सो अब आप देखो यहाँ पे आप एलिमिनेशन यूज करो। सो कौन कौन से ऑप्शन में 4 है? सो आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए विल गेट एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर बी विल गेट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट। क्लियर? सो अब आप देखो यहाँ पे सी और डी बचा। सी और डी में देखो दोनों में 4 है। एंड नाउ जस्ट ऑब्जर्व कि ये दोनों ऑप्शन में कॉमन फैक्टर क्या है? It's 3. So can I say based on this statement number 3 जो है वो भी यहाँ पे सही होगा। So details of the process of the impeachment of the judge are given in the Judges Inquiry Act 1968। Yes, ये स्टेटमेंट सही है। So देखो मेरे को यहाँ पे पता नहीं था कि ये दिया है या नहीं दिया है, बट यूजिंग एलिमिनेशन मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हाँ ये स्टेटमेंट तो सही है। अब देखो यहाँ पे 2 वाला ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे कहने से कि 2 तो गलत ही है। कि डिटेल्स जो है इट डिफाइंस कि क्या मतलब ग्राउंड ऑफ इनकैपेसिटी है, नहीं, इट इज नॉट डिफाइंड कहीं पे कि क्या आपका प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो सकता है। अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट देखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या गलत। सो देखो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ माय वन फैक्ट कि मेरे को एक इन्फॉर्मेशन पता है, कैसे मैं यहाँ पे 50-50 पे आ गया और कैसे मैंने ये क्वेश्चन अपना मेजोरिटी क्वेश्चन सही सॉल्व कर दिया है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे आप देखोगे, सो व्हाट इज द प्रोसेस टू इम्पीच अ जज?
क्लियर। तो सबसे पहले आप देखने जाओ प्रोसीजर टू इम्पीच अ जज। तो सबसे पहले यहां पे एक रेजोल्यूशन लेके आओगे आप, और ये रेजोल्यूशन आप किसी भी हाउस में ला सकते हो, लोकसभा या फिर राज्यसभा। लेकिन अगर मेरे को लोकसभा में रेजोल्यूशन लाना है तो इट हैज टू बी साइंड बाय 100 मेंबर्स। ओके, एंड इन केस ऑफ राज्यसभा इट हैज टू बी साइंड बाय 50 मेंबर्स। सो अगर 50 मेंबर्स इन राज्यसभा या फिर 100 मेंबर्स लोकसभा में सपोर्ट करेंगे तभी ये रेजोल्यूशन एक्सेप्ट होगा। उसके बाद जैसे ये रेजोल्यूशन जाएगा तो वो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। अब ये स्पीकर एंड चेयरमैन के ऊपर है कि इसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। सॉरी, क्लियर। सो अगर वो रेजोल्यूशन को यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। बट व्हाट इफ अगर ये इसको एक्सेप्ट करता है, सो अगर रेजोल्यूशन को अगर आप एक्सेप्ट करोगे, ओके, तो उसके बाद यहाँ पे एक 3 मेंबर कमिटी बनेगी। ओके, और ये कमिटी में 3 मेंबर कौन होंगे? सबसे पहले देखने जाओ, देयर विल बी सीजेआई और अ सुप्रीम कोर्ट जज, then there will be a chief justice of any one high court, and there will be a distinguished jurist. ओके, तो ये 3 मेंबर की कमिटी बनेगी फॉर द इन्वेस्टिगेशन। क्लियर। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर यहाँ पे जज जो है, अगर तो देखो वो इन्वेस्टिगेशन में 2 वे आ सकता है कि फाउंड गिल्टी एंड नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी है तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है, एंड अगर वो फाउंड गिल्टी है तो फिर हम लोग इसको वोट करवाएंगे, एंड वोटिंग करवाएंगे दोनों हाउस से थ्रू स्पेशल मेजोरिटी। सॉरी, एंड अगर ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट यहां पे साइन करेगा एंड द जज इज इम्पीच्ड। क्लियर। सो दैट्स अ टेक्निकल प्रोसेस टू इम्पीच द सुप्रीम कोर्ट जज। अब देखो यहां पे क्या दिया है, ये स्पीकर या चेयरमैन के ऊपर है ये रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। ओके, तो अब आप यहां पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो कि मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यस, इट कैन बी रिजेक्टेड। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। जस्ट अ मिनट। यस, सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो यहाँ पे हो जाएगा गलत। इसका आपका आंसर क्या आता है? सी, 3 and 4 ओनली। और एक चीज याद रखना कि टिल नाउ नो जज हैज एवर बीन इम्पीच्ड इन द ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। अभी तक एक भी जज को इम्पीच नहीं किया गया है इन द इंडिया। क्लियर। हाँ, जो 2 जज की रिगार्डिंग मतलब देखने जाओ तो जस्टिस दीपक मिश्रा, उनके खिलाफ यहाँ पे इम्पीचमेंट मोशन आया था लेकिन वो पार्लियामेंट में ही फेल हो गया। क्लियर। तो ये एक फैक्ट आप याद रखना कि टिल नाउ नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज एवर बीन इम्पीच्ड। क्लियर। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। चलो, द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द विच प्राइम मिनिस्टरशिप। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। एंड 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। क्लियर। और ये जो 9th शेड्यूल है इट टॉक्स अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स। ओके, सो हमको पता है कि 1950 से मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट वाज गोइंग फॉर लैंड रिफॉर्म्स, एंड इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे 9th शेड्यूल को इंट्रो बनाया था। ओके, और देखने जाओ तो इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी 9th शेड्यूल को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डस्टबिन ऑल्सो।
Clear? And it was basically brought by the Prime Minister Jawaharlal Nehru. Clear? So it is one of the factual question. Okay, next one. The Parliament Prevention of Disqualification Act 1959 exempts several posts from the disqualification on the grounds of office of profit. Okay, the above mentioned act was amended 5 times. Okay, the term office of profit is well defined in the Constitution of India. Okay, so this is a thing. अभी आप देखना चाहो, अभी आप बोलोगे सर मेरे को पता ही नहीं है कि व्हाट इज पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है तो मेरे को पता ही नहीं होगा कि वो कितनी बार अमेंड भी हुआ है. ओके, नॉट टू वरी. आप सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो. द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अगर आप देखने जाओ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपको देखने को मिलेगा इन आर्टिकल 102. ओके, पहली जगह, और दूसरी आपको देखने को मिलेगा इन आर्टिकल 191. ये दोनों जगह उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया गया है, लेकिन इसके अंदर देयर इज नो डिटेल्ड ग्राउंड. ओके, डिटेल्स नहीं मेंशन की है कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या आता है, वो सब कहीं पे मेंशन नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो यहाँ पे हो जाता है आपका गलत. एंड जस्ट यूज एलिमिनेशन मेथड. तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्डली आप आंसर पे आ जाओगे A1 and 2 ओनली. सो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब पेपर देखने जाओ यूपीएससी का, यूपीएससी यहाँ पे ये नहीं मतलब आपके पास एक्सपेक्ट करते हैं आपको हर चीज पता हो, बट यूपीएससी एटलीस्ट आपके पास ये एक्सपेक्ट करता है कि आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो. ओके, और यहाँ पे आप ड्यूरिंग दी एग्जाम आप कितना अपना एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड यहाँ पे यूज कर सकते हो. ये सारी चीजें आपको तभी मतलब आप इंप्लीमेंट कर सकते हो जब आप एक कामनेस ऑफ माइंड लेके बैठे हो इन दी एग्जाम. अगर आपने ये स्टेटमेंट पढ़ के पैनिक कर दिया कि भाई मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये टफ क्वेश्चन, इट इज नॉट अ टफ क्वेश्चन. क्लियर? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? हमको सिंपल पता है कि ट्राइबल लैंड के बारे में बात कर रहा है, तो ये शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात कर रहा है. ओके, एंड एज पर द शेड्यूल्स वी नो इट्स 5th शेड्यूल. क्लियर? क्योंकि ट्राइबल लैंड के बारे में जो भी होगा, ट्राइबल एरियाज के बारे में जो है वो हमको मतलब देखने को मिलता है इन द 5th शेड्यूल. अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट एंड सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन. क्लियर? ओके. With reference to the constitution, prohibition or limitation or provisions contained in ordinary laws cannot act as the prohibition or limitations on the constitutional powers under Article 142. It could mean which one of the following? तो यहाँ पे वो बात कर रहा है रिगार्डिंग आर्टिकल 142. एंड आर्टिकल 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बारे में बात करता है. ये सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स होंगे वो ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट हो सकते हैं. क्लियर? एंड उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट के लॉ को भी वो ओवरकम कर सकते हैं, ओवररूल कर सकता है. ओके, सो अब आप देखने जाओ तो वो यहाँ पे बात कर रहा है रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट. ओके, तो यहाँ पे देखने जाओ इन 10 ऑप्शन आपको सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ऑप्शन ए में वो बात कर रहा है रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन पावर. ओके, ऑप्शन सी में वो बात करें रिगार्डिंग द ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस, प्रेसिडेंट कैन इंपोज फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये तो आपका आर्टिकल 360 आ जाता है. ओके, एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर्स विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, तो ये भी नहीं आएगा. ओके, वो बात करें रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? बी, क्योंकि वही बात कर रहा है रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. क्लियर? चलो next. With reference to the state legislative assembly of a state in India, consider the following statements. पहला, कि गवर्नर कैन मेक
customary address to members of the house of the commencement of the first session of the year. ओके, सो बट ऑब्वियस है कि देखो यार, हमको पता है कि प्रेसिडेंट हो या गवर्नर, द फर्स्ट सेशन ओके ऑफ एवरी फिस्कल ईयर, और दूसरा आफ्टर जनरल इलेक्शंस, ओके, इट इज एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. तो यहां पे क्या दिया गया, गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर. यस, ये स्टेटमेंट सही है. दूसरा, when a state legislature does not have a rule on a particular law, it follows the Lok Sabha rule on that matter. अब आप देखने जाओ तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर मतलब कोई मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट का लॉ नहीं है तो वो पार्लियामेंट का लॉ फॉलो करेंगे. तो यस, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, क्योंकि इट इज क्लियरली बेसिकली रिटर्न कि अगर मतलब स्टेट का लॉ नहीं है तो आप सेंटर का लॉ फॉलो करोगे. एंड व्हाट इफ अगर पार्लियामेंट का भी लॉ नहीं है तो उस मैटर पे क्या करेंगे. तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हम लोग इंटरनेशनल लॉ या फिर ऐसे लॉ जो किसी और कंट्री पे है, और कंट्री के अंदर है, ओके, हम लोग वो फॉलो करेंगे. ओके, एंड इसका आप एग्जांपल देखने जाओ. सो ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी, उस टाइम पे हमारे पास कोई कस्टमरी लॉ था ही नहीं, एंड इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंटरनेशनल लॉस को मतलब यहाँ पे यूज किया था. क्लियर. सो इसका आंसर देखने जाओ, करेक्ट पूछा है तो आंसर क्या आएगा, सी, बोथ 1 and 2 ओनली. सो अगर स्टेट का लॉ नहीं है तो सेंट्रल लॉ आएगा, एंड व्हाट इफ अगर सेंट्रल लॉ भी नहीं है तो फिर किसी और कंट्री का लॉ या इंटरनेशनल लीगल प्रैक्टिसेस वो यहाँ पे फॉलो किया जाएगा बाय द कोर्ट. क्लियर. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सी. चलिए, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड राइट आर्टिकल इन द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी. ये क्वेश्चन देखने जाओ, आर्टिकल 21, वो अभी तक 3 to 4 टाइम्स पूछा गया है. राइट, हमने देखा था पीवाईक्यू में व्हाट इज राइट टू प्राइवेसी, वो कौन से आर्टिकल में है, या राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में. अब वो क्या पूछ रहा है कि राइट टू मैरी पर्सन ऑफ वंस चॉइस. तो यस, वो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है. ओके, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये है. फिर व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है. क्लियर. सो ये चीज मतलब ध्यान रखना कि व्हाट इज आर्टिकल 21. चलो, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी. कि इसमें से कौन कौन यहाँ पे मतलब देखने जाओ तो दे बेसिकली रेगुलेट दी इंडिपेंडेंट सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन. ओके, चलिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं. द एडॉक कमिटी इज सेटअप बाय द पार्लियामेंट. यस, कि पार्लियामेंट की कोई भी एडॉक कमिटी होगी तो वो रिव्यू कर ही सकता है. क्लियर. सेकेंड, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज. यस, वी हैव 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, जिसका काम क्या है कि टाइम टू टाइम मिनिस्ट्रीज को यहाँ पे रिव्यू करते रहना या डिपार्टमेंट को रेगुलेट करते रहना. तो यस, ये भी आएगा. फाइनेंस कमीशन, डू यू थिंक फाइनेंस कमीशन आएगा? फाइनेंस कमीशन इज एन एडवाइजरी बॉडी. So how can one advisory body can regulate or review the particular sector? तो नहीं, फाइनेंस कमीशन नहीं आ सकता. जस्ट अप्लाई एलिमिनेशन. सो देखो, ये तो निकल ही गया. फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, इसके नाम के अंदर ही है कि फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के रिगार्डिंग ही यहाँ पे रेगुलेट करेगा. लेकिन हमें पूछा क्या गया है, टेलीकम्युनिकेशन, तो वो भी नहीं आएगा. एंड नीति आयोग, वंस अगेन नीति आयोग इज द एडवाइजरी बॉडी जस्ट लाइक फाइनेंस कमीशन, तो यहाँ पर नीति आयोग भी नहीं आएगा. ओके, तो आंसर क्या बचा, इट्स ए, 1 and 2 ओनली. क्लियर. तो इसका आंसर आएगा ए, 1 and 2 ओनली. ओके, इसको आप ऐसे देख सकते हो, नीति आयोग एंड फाइनेंस कमीशन, ये जो दोनों बॉडी है वो एडवाइजरी बॉडी है. तो एडवाइजरी बॉडी कैन नॉट रिव्यू अ पर्टिकुलर बॉडी. क्लियर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। अब हमको पता है एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज इनवैलिड, और ये क्लियर कट मेंशन है इन 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओके, एंड इसका आप बैकग्राउंड देखने जाओ तो वो आपको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ही मिलेगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था इंदिरा गांधी का इलेक्शन नल एंड वॉइड। ओके, तो उस टाइम पे बाद में गवर्नमेंट लेके आई थी 39th अमेंडमेंट एक्ट टू कर्ब्स द पावर, ओके, टू कीप अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ पावर ऑन दी पर्टिकुलर हाई कोर्ट, कि आप सेंट्रल लॉ को आप इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर। लेकिन बाद में यहाँ पर 1978 में वी वेंट फॉर 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जहां पर उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट कैन रिव्यू। ओके, इसलिए देखना चाहो तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन बाई द सुप्रीम कोर्ट। भाई यहां पे आप याद रखो लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट केशवानंद भारती केस 1973, जहां पे आप लेके आए थे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला था कि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है कि नहीं करता, हमको सिर्फ यहाँ पे वो चेक करना है। ओके, एंड इट वाज अगेन अपहोल्ड इन द मिनर्वा मिल्स केस। तो यस, ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत है। यहाँ पे क्या पूछा गया? करेक्ट, तो आंसर आएगा डी, नाइदर 1 और 2। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? यहाँ पे बोला क्या गया है? मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होगा देखने जाओ। उन्होंने पहले पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, राइट। लिबर्टी का मतलब यहाँ पे देखने जाओ तो वो ये यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको एटलीस्ट इतनी आपको छूट दी जाए या आपको इतना फ्रीडम दिया जाए जहाँ पे आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ओके, एज ऑन अ इंडिविजुअल बेसिस। सो लिबर्टी का मतलब ही वो होगा। तो देखना जब क्या है? अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। क्लियर। सो दिस इज अ डी इज द आंसर। क्योंकि आप देखने जाओ, क्योंकि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स ये तो नहीं आएगा लिबर्टी में। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स नहीं, क्योंकि वो तो इक्वालिटी के बारे में बात करता है। अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स नहीं यार, जिसका जो मन करे वो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको एक लीगल बाउंड्री है। ओके, कल उठ के आप बोलोगे कि भाई मेरे को यहाँ पे शराब बेचना है या मेरे को ड्रग्स बेचना है, तो वो नहीं चलेगा। क्लियर। तो ये नहीं है यहाँ पे, मतलब देयर इज अ बाउंड्री ईयर सेट, ये चीज आप याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी नहीं आएगा, तब बचा है कि ऑप्शन डी, टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो देखने जाओ तो ये थे हमारे PYQs ऑफ 2019। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड मेरा सजेशन ये रहेगा कि लिंक में आपको यहाँ पे PDF भी अटैच दी गई है। सो काइंडली आप वो PDF डाउनलोड कर दीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल के बाद में आप ये वीडियो देखने बैठिए, एंड मैं जो भी आपको कह रहा हूँ आप वो वहाँ पर साइमल्टेनियसली आप लिखते जाइए, ताकि आपको फ्यूचर में रेफर करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।